कई फाउंडर्स जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके मन में आज़ादी, असर, कामयाबी ये सब सपने होते हैं। बिल्कुल। पर होता क्या है अक्सर? हकीकत एकदम अलग। लंबे लंबे घंटे काम, लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना और ऐसा लगता है जैसे अपने ही बनाए बिजनेस में फंस गए हो। हाँ, इसी को डैन नाटल बर्नआउट मशीन कहते हैं। मतलब एक ऐसी मशीन जो आपको जला दे। और वो मशहूर फिल्मी डायलॉग याद है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी झकमार के पीछे आएगी। हाँ बिल्कुल, ये बिजनेस पर भी एकदम फिट बैठता है। बिना सिस्टम के बिजनेस चलाना वो वैसा ही है जैसे जैसे बिना डैशबोर्ड के हवाई जहाज उड़ा रहे हो। सही कहा। बात स्पीड की नहीं है, बात है कुछ ऐसा बनाने की जो टिकाऊ हो, जो आपके रहने या न रहने पर भी चले। तो सवाल ये है कि उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपने ही बनाए इस जाल में फंस क्यों जाते हैं। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे वो सब कुछ खुद संभालने वाला ऑपरेटर बनना आपको थकावट, अफरा तफरी और ठहराव की तरफ ले जाता है। हाँ, और वो जो आजकल हसल कल्चर का बड़ा शोर है। बिल्कुल, वो कैसे एक तरह का दिमागी जेल बन जाता है और फिर कैसे सिस्टम बनाने से वो आज़ादी मिलती है जिसकी शायद सबको तलाश है। हाँ, इसी को खोलते हैं। तो देखिए, बिना सिस्टम वाला बिजनेस वो एक तरह से बेलगाम गाड़ी जैसा है। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी सामने खड़ी होती है। बिल्कुल। चाहे कोई नया क्लाइंट लाना हो या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना हो, सब कुछ तदर्थ मतलब एड हॉक तरीके से होता है, कोई तय तरीका नहीं। और होता क्या है कि सारा ज्ञान, सारे फैसले वो सब फाउंडर के पास ही रह जाते हैं। तो फाउंडर खुद ही एक बॉटलनेक, एक रुकावट बन जाता है। हाँ, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। जैसे फाउंडर रिपोर्ट्स कहती है कि करीब 88% उद्यमी किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझते हैं और लगभग 34% वो तो बर्नआउट का शिकार होते हैं। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी का संकेत नहीं है। ये तो उस माहौल का नतीजा है जिसमें सिस्टम्स हैं ही नहीं। अच्छा। जब फाउंडर लगातार छोटी छोटी चीजों में रोज की आग बुझाने में ही उलझा रहेगा, तो बड़ी तस्वीर कहां से देखेगा? लंबी प्लानिंग कैसे करेगा? या आराम ही कब करेगा? सही बात है। और फिर वो जो लगातार छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं ना, उससे दिमाग थक जाता है। उसे डिसीजन फटीग कहते हैं। फिर जरूरी बड़े फैसलों के लिए जैसे एनर्जी नहीं बचती। और टीम का क्या होता है ऐसे में? टीम भी वो सशक्त महसूस नहीं करती। उन्हें लगता है कि कुछ भी करने से पहले पूछना पड़ेगा। वो खुद से पहल करने में हिचकते हैं। तो फाउंडर पर निर्भरता और बढ़ जाती है, एक चक्रव्यूह जैसा बन जाता है। तो ये सिर्फ नए या छोटे स्टार्टअप्स की कहानी नहीं है, मतलब बड़े नाम भी। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन क्योंकि नींव मजबूत नहीं थी, सिस्टम नहीं थे, वो गिर गए। होमजॉय का उदाहरण लीजिए। मंद नहीं थी। बिल्कुल लॉटरी जैसा था। किसी ग्राहक को अच्छी सर्विस मिल गई, किसी को बहुत खराब। नतीजा, कंपनी टिक नहीं पाई, बंद हो गई। यानी मार्केटिंग का जो बड़ा वादा था और जो असलियत में मिल रहा था, उसमें बहुत बड़ा गैप था। सही। और होमजॉय अकेला नहीं है, वीवर्क को देखिए। हाँ, वीवर्क तो बहुत बड़ा नाम था। बिल्कुल। उन्होंने भी क्या किया? वित्तीय स्थिरता के सिस्टम बनाए बिना ही अंधाधुंध विस्तार करते गए। उनका बिजनेस मॉडल ही अंदर से खोखला था, टिकाऊ नहीं था। और जब वो आईपीओ लाने गए, तब सारी पोल खुल गई। पता चला कि कंपनी मुनाफे में है ही नहीं। निवेशकों का भरोसा एकदम टूट गया। देखिए, एक अच्छी कहानी सुनाना काफी नहीं है, उसके पीछे एक मजबूत सिस्टम पर आधारित बिजनेस मॉडल होना चाहिए। और क्विबी का भी कुछ ऐसा ही हुआ शायद। उन्होंने तो बहुत पैसा उठाया था, करीब $1.75 बिलियन। हाँ, ये सोचकर के छोटे छोटे वीडियोस का जमाना आने वाला है। लेकिन उन्होंने लॉन्च से पहले अपने टारगेट ऑडियंस को समझने या अपनी जो मूल धारणा थी कि लोग ऐसे कंटेंट के लिए पैसे देंगे, उसे ठीक से परखने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि भाई, क्या लोगों को सच में ये चाहिए और क्या वो इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। और यहीं से समाधान की बात शुरू होती है। इस बर्नआउट मशीन से निकलने का रास्ता और ज्यादा मेहनत करना नहीं है। तो फिर क्या है? रास्ता है अलग तरह से सोचना। हीरो बनकर सब कुछ खुद करने के बजाय एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार बनना है। अच्छा। ऐसा वास्तुकार जो ऐसे सिस्टम डिजाइन करें जो काम करें आपके बिना भी। अच्छा। डैन मार्टेल इसे अपना समय वापस खरीदना कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। बाइंग बैक योर टाइम। और इसके लिए वो 3 मुख्य पिलर्स, 3 आधार बताते हैं। क्या है वो? पहला है प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण और मानकीकरण। मतलब जो भी काम बार बार होता है उसके लिए चेकलिस्ट बनाओ, टेम्पलेट बनाओ या एक पूरी प्लेबुक लिखो,
ताकि काम करने का एक तय साफ तरीका हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसा। हाँ, दूसरा है रणनीतिक प्रत्यायोजन और सशक्तिकरण। जब आपके पास काम करने का तरीका लिखा हुआ है, साफ है, तो आप भरोसे के साथ वो काम दूसरों को सौंप सकते हैं, टीम को जिम्मेदारी लेने की ताकत दे सकते हैं, ताकि आप छोटी चीजों से निकलकर बड़े काम पर फोकस कर सकें। एग्जैक्टली। और तीसरा है एक स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, हर डिपार्टमेंट के लिए ऐसे सिस्टम बनाना जो बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा और सारे सिस्टम चरमरा गए। तो मतलब अगर ये सब किया जाए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा है आजादी। खुद के बिजनेस में बॉटलनेक बनने से आजादी, लगातार छोटी मोटी आग बुझाने से मुक्ति, और एक ऐसा बिजनेस बनाने की स्वतंत्रता जो न सिर्फ आपको पैसे कमा कर दे बल्कि एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे, है ना? बिल्कुल। एक ऐसा बिजनेस जो टिकाऊ हो, जो लंबा चले, जो आपके बिना भी फले फूले। तो संक्षेप में यही है, सिस्टम्स जो हैं वो बर्नआउट का इलाज है और बिजनेस को स्केल करने और सही मायने में आजादी पाने की चाबी हैं। फोकस सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि स्मार्ट डिजाइन पर होना चाहिए। सोचने वाली बात है। तो बर्नआउट से बचने के लिए तो ये जरूरी है ही, पर इससे आगे बढ़कर भी सोचें। आपके काम में या आपके बिजनेस में वो पहली छोटी सी बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी हो सकती है जिसे आप इसी हफ्ते लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उस आज़ादी की नींव का पहला पत्थर रख सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो आज हम डैन मार्टेल की किताब बिल्ड अ सिस्टम के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। वो मोड़ जब एक उद्यमी सिर्फ काम करने वाला मतलब संचालक से आगे बढ़कर सिस्टम बनाने वाला यानी डिजाइनर या वास्तुकार बनता है। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में शायद सिर्फ काम बदलना लगे, पर असल में ये सोच और पहचान का एक बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस का जो असली टिकाऊ विकास है ना, वो तभी शुरू होता है जब फाउंडर खुद हर चीज करने के बजाय ऐसे सिस्टम डिजाइन करने पर फोकस करता है जो उसके बिना भी चल सकें। ये एक तरह से रिएक्शन मोड से निकलकर स्ट्रेटेजिक मोड में जाने जैसा है, सोचने के तरीके में एक गहरा बदलाव। ठीक है, तो इस संचालक वाली मानसिकता को थोड़ा और खोलते हैं। ये असल में है क्या और मार्टेल क्यों कहते हैं कि ये एक तरह का जाल है या पिंजरा? देखिए, संचालक वो हीरो टाइप उद्यमी होता है जो अपनी जी तोड़ मेहनत और लंबे घंटों से सब कुछ चलाता रहता है। हाँ, मतलब जो हर आग बुझा रहा है। बिल्कुल। और उनकी लगन की तारीफ भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अनजाने में वो खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लेते हैं जहां बिजनेस का आगे बढ़ना उनकी अपनी कैपेसिटी पर, उनकी अपनी क्षमता पर आकर अटक जाता है। अच्छा, वो खुद ही बॉटलनेक बन जाते हैं ना, रुकावट। और टीम कभी पूरी तरह से एम्पावर्ड महसूस नहीं करती। नए आइडियाज, इनोवेशन, वो सब कहीं ना कहीं दब जाते हैं क्योंकि हर चीज उनसे होकर गुजरनी है। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ फाउंडर के लिए थकाने वाला नहीं होता होगा, बल्कि टीम के लिए भी तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। निश्चित रूप से। जब वो खुद से कुछ कर नहीं सकते या पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से नुकसान करता है। तो इस जाल से निकलने के लिए जो सबसे पहला बदलाव चाहिए, वो किसी टूल या टेक्निक से भी पहले वो मानसिकता का है। हाँ, ये पहचान बदलने वाली बात कि अपना मूल्य काम करने में नहीं बल्कि काम करने वाले सिस्टम को डिजाइन करने में देखना। ये थोड़ा और समझाइए, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है ये मानना, ये स्वीकार करना कि एक अच्छा वेल डिजाइन्ड सिस्टम जो है वो आपकी सीधी इन्वॉल्वमेंट के बिना भी लगातार अच्छे रिजल्ट दे सकता है, शायद आपसे भी बेहतर। ये अपनी पर्सनल एबिलिटी से हटकर एक अच्छे डिजाइन की ताकत में यकीन करना है। इसमें एक पैराडॉक्स भी है। देखिए, बिजनेस असल में ज्यादा कीमती तब बनता है जब फाउंडर खुद को डे टू डे कामों के लिए कम जरूरी बना लेता है। वाह, ये अपनी अहमियत घटाना नहीं है। नहीं, बल्कि बिजनेस की वैल्यू बढ़ाना है। बिल्कुल सही, बिजनेस की अहमियत बढ़ाना है। कमाल है, ये सोचने का एकदम अलग नजरिया है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई उद्यमी ये बदलाव लाना चाहता है, तो इसके कुछ ठोस एक्शन लेने लायक कदम क्या होंगे? मार्टेल क्या तरीके बताते हैं? हाँ, तो सबसे पहला और बुनियादी कदम है जो भी काम बार बार होता है उसे डॉक्यूमेंट करना, लिखना। मतलब प्लेबुक बनाना, चेकलिस्ट तैयार करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाना। ये सिर्फ रूल बुक नहीं है, समझिए, ये बिजनेस की नॉलेज को कैप्चर करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है। अच्छा, ताकि काम लगातार एक ही क्वालिटी से हो, चाहे उसे कोई भी करे।
इससे सोच भी साफ होती है और ट्रेनिंग का बेस भी बनता है। और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर दूसरा कदम है मार्टल का वो रिप्लेसमेंट लैडर वाला आइडिया, प्रतिस्थापन सीढ़ी। ये सिर्फ डेलीगेशन नहीं है, ये धीरे धीरे भरोसा बनाने और टीम को एम्पावर करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। वो डॉलर वैल्यू वाला $10 प्रति घंटे से $1000 प्रति घंटे वाला काम। हाँ, वो डॉलर वैल्यू एक तरीका है समझाने का। असल मतलब है कामों के लीवरेज को समझना, कम कीमत वाले आसानी से सौंपे जा सकने वाले कामों से शुरू करना और फिर धीरे धीरे ज्यादा मुश्किल, ज्यादा स्ट्रेटेजिक कामों तक पहुंचना, जिन्हें सौंपने में ज्यादा भरोसा और स्किल चाहिए। ठीक है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, काम कैसे करना है ये बताने के बजाय आप क्या चाहते हैं मतलब आउटकम, और क्या नहीं करना है मतलब बाउंड्रीज, ये तय करना। अच्छा। और फिर टीम को आजादी देना कि वो उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका खुद खोजें। इससे ओनरशिप आती है, जिम्मेदारी की भावना आती है। ये कदम सुनने में तो लॉजिकल लगते हैं, पर असल में इन्हें करने में अक्सर एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है ना। हाँ। मेरा मतलब है वो ईगो, वो कंट्रोल छोड़ने की जरूरत। ये मुश्किल लगता है, खासकर जब आपने सब कुछ खुद खड़ा किया हो। हाँ, ईगो और कंट्रोल ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं। ये मानना ही मुश्किल होता है कि कोई और भी काम अच्छे से कर सकता है, शायद अलग तरीके से ही। सही बात है। इसे छोड़ने के लिए विनम्रता चाहिए, दूसरों से फीडबैक मांगने की हिम्मत चाहिए और टीम की छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। कंट्रोल छोड़ने की शुरुआत छोटे कम रिस्क वाले कामों से करें। वो ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला सिद्धांत है ना। हाँ। भरोसा करें लेकिन जांचें, मतलब नजर रखें, पूछें कैसा चल रहा है, पर माइक्रो मैनेज ना करें, हर कदम पे टोका टाकी नहीं। और वो गुड इनफ वाली बात कि किसी और का किया 80% काम भी चलेगा, ये मानना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है पर जरूरी है। मार्टल यही कहते हैं कि किसी और का किया 80% काम भी आपके 100% से बेहतर है, अगर वो आपको बड़े स्ट्रेटेजिक कामों के लिए आजाद करता है। अच्छा। हाँ, वो जो 20% का फर्क है ना, वो आपकी आजादी की, आपके बिजनेस के स्केल की और आपके मेंटल पीस की कीमत है। परफेक्शन की चाह में अटके रहना अक्सर ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या हर चीज को सिस्टम में बांधने का ये खतरा नहीं कि कंपनी बहुत रिजिड, बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो जाए, लचीलापन खो दें, जहां पे रूल फॉलो करना ही मकसद बन जाए, क्रिएटिविटी से ज्यादा? ये एक वैलिड कंसर्न है, बिल्कुल है। सिस्टम का मतलब कभी भी रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। अच्छे सिस्टम्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें फीडबैक का, सुधार का लूप बना होता है। अच्छा। लक्ष्य एक मशीन बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां लोग एम्पावर्ड महसूस करें और एक डिफाइंड दायरे में रहकर अपना बेस्ट दे सकें। सिस्टम गाइड करने के लिए होते हैं, गला घोटने के लिए नहीं। समझ गया। तो आखिर में ये सब करने का मकसद क्या है? ये सिस्टम फर्स्ट अप्रोच अपनाने का असली निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, अंतिम लक्ष्य है अपने बिजनेस को इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के एक कलेक्शन की तरह देखना। और इससे होता क्या है? बिजनेस स्केलेबल बनता है, यानी उसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। रेजिलिएंट बनता है, यानी वो उतार चढ़ाव, मुश्किलों को बेहतर झेल पाता है। और सबसे जरूरी, वैल्यूएबल बनता है। वैल्यूएबल कैसे? क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ फाउंडर के रोज वहां होने पर निर्भर नहीं करती। वो एक ऐसी संपत्ति बन जाती है जो फाउंडर के बिना भी चल सकती है, ग्रो कर सकती है और जिसे भविष्य में बेचा भी जा सकता है, या जो पैसिव इनकम दे सकती है। मतलब ये सिर्फ एक बेहतर नौकरी नहीं रहती? नहीं, ये एक असली एसेट बन जाती है। बिल्कुल, एक वास्तविक संपत्ति का निर्माण। तो संक्षेप में कहें तो ये जो सफर है संचालक से डिजाइनर बनने का, ये सिर्फ काम बांटना नहीं है, ये अपने बिजनेस को एक सीमित दायरे से निकालकर एक आजाद बढ़ने वाली संपत्ति में बदलने का रास्ता है। ये कम काम करने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके बिना भी बेहतरीन काम कर सकें। बिल्कुल सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त हमारे काम का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो अभी भी उस संचालक वाले मोड में फंसा हुआ है। हाँ। और वो पहला, चाहे छोटा ही सही, कौन सा सिस्टम हो सकता है जिसे हम डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं ताकि उस पिंजरे से बाहर निकलने की एक शुरुआत तो हो। आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। ये डैन मार्टल की किताब बिल्ड द सिस्टम से है। विचार ये है कि अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को एक मशीन की तरह देखना चाहिए। हाँ, ये सुनने में पहली बार शायद थोड़ा अजीब लगे, मशीन मतलब रोबोट जैसा। हाँ, वही।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस रूपक का, इस मेटाफर का असली मतलब क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है कि कुछ भी शुरू करने से पहले उसे ठीक से डिजाइन किया जाए, जैसे मशीन चलाने से पहले उसे बनाते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इंसानी पहलू को हटा दिया जाए। ये बस एक सोचने का तरीका है, एक प्रतीक है। असल मुद्दा है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आपने सोच समझकर, जानबूझकर डिजाइन किया हो, ताकि वो लगातार, मतलब कंसिस्टेंटली और अनुमानित यानी प्रिडिक्टेबल नतीजे दे सके। अच्छा, ये उद्यमियों के लिए ना एक तरह का बुलावा है। हाँ। कि भाई रोजमर्रा की जो आग बुझाने वाले काम है उनमें फंसे मत रहो, उस ऑपरेटर वाली भूमिका से निकलो और एक आर्किटेक्ट बनो। अपने बिजनेस की संरचना करो, उसे डिजाइन करो। समझ गया। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि काम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। किताब में ये भी कहा गया है कि मशीन के जो मुख्य हिस्से हैं, जो कोर फंक्शंस हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे मार्केटिंग हो गया या सेल्स, इनके लिए खास सिस्टम बनाने की बात है। बिल्कुल सही। और सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उन कामों को करने का जो तरीका है उसे स्टैंडर्डाइज करना। मतलब एक मानक तय करना। मानक तय करना, हाँ। सोचिए जरा, अगर एक नया क्लाइंट आता है तो उसको कंपनी से जोड़ने की एक तय प्रक्रिया है, एक सेट प्रोसेस है। तो क्या होगा? हर क्लाइंट को एक जैसा बढ़िया अनुभव मिलेगा, चाहे टीम का कोई भी सदस्य वो काम करे। ये वैसा ही है जैसे मशीन के पुर्जे होते हैं ना, इंटरचेंजेबल पार्ट्स। हर पुर्जा अपना काम ठीक वैसे ही करता है हर बार। सही। किताब में इनपुट, आउटपुट और फीडबैक लूप्स का भी जिक्र था, KPIs का भी। तो ये क्या मशीन के वो इंडिकेटर लाइट जैसे हैं जो बताते हैं कि सब ठीक है या कोई गड़बड़ है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये फीडबैक लूप्स, जैसे आपने कहा KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये असल में वो पैमाने हैं जिनसे पता चलता है कि सिस्टम कितना असरदार है, कितना इफेक्टिव है। अच्छा। ये हमें बताते हैं कि सिस्टम हमारी उम्मीद के मुताबिक काम कर भी रहा है या नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या? कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो बड़ी होने से पहले ही नजर में आ जाती है, आप उसे जल्दी पकड़ सकते हैं। ये बात तो बहुत अहम है। अच्छा, और किताब इस बात पर भी काफी जोर देती है कि काम शुरू करने से पहले वर्कफ्लो को आर्किटेक्ट करना यानी डिजाइन करना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ चीजें ठीक ठाक रखने से तो ज्यादा ही होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी है। देखिए, जब वर्कफ्लो एकदम साफ तौर पर तय होता है, डिफाइंड होता है, तो आप पहचान सकते हैं कि कहाँ रुकावटें आ रही हैं, बॉटलनेक कहाँ है, कहाँ बेवजह मेहनत लग रही है, और फिर आप उन्हें हटा सकते हैं। इससे न सिर्फ अभी का काम बेहतर होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है, बल्कि आगे चलकर बिजनेस को स्केल करना, उसे बढ़ाना भी आसान हो जाता है। और टीम के लिए भी अच्छा है। हाँ, ये टीमों को सशक्त भी बनाता है, एम्पावर करता है। जब सबको पता है कि काम कैसे करना है तो उन्हें बार बार पूछने या सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे थोड़ी सख्ती नहीं आ जाती, मतलब क्रिएटिविटी कम होने का डर? देखिए, किताब का तर्क ये है कि जब प्रोसेस क्लियर होता है ना, तो असल में क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा जगह बनती है, क्योंकि तब लोग रोजमर्रा के बेसिक कामों में नहीं उलझे रहते, उनका दिमाग फ्री रहता है। सोचिए ना, एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स की किचन, हर चीज कितनी व्यवस्थित, कितनी कुशल होती है। हाँ, बिल्कुल। जबकि घर पर खाना बनाना कभी कभी थोड़ा कियोटिक हो सकता है। हाँ, वो तो है। तो ये फर्क है डिजाइन और डिफॉल्ट के बीच का। एक सोचा समझा डिजाइन है और दूसरा बस जैसे चल रहा है वैसे चलने देना। किताब में वो आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट और बिना प्लान के बने घर वाला उदाहरण भी था। तो एक डिजाइन किया हुआ बिजनेस एक मजबूत ब्लूप्रिंट की तरह है जो टिका रहेगा। निश्चित रूप से। यही तो आकर्षक बात है इसमें। एक साफ योजना, एक सोचा समझा डिजाइन, वो कामयाबी का रास्ता बनाता है। बिना प्लान का बिजनेस तो बस एक, क्या कहें, जैसे तैसे खड़ी की हुई इमारत जैसा है, जरा सा दबाव पड़ा और वो ढह सकता है। बिल्कुल। डिजाइन मजबूती लाता है, स्थिरता लाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटें तो डैन मार्टल का ये जो विचार है, बिजनेस एक मशीन है, ये असल में उद्यमियों को रोजमर्रा की उलझनों से निकालकर एक स्ट्रैटेजिक डिजाइनर बनने की तरफ ले जाता है ना? एकदम सही। ये सोचने का एक नया तरीका है, और ये सिर्फ एक ज्यादा कुशल, एक ज्यादा एफिशिएंट बिजनेस बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्थायी संपत्ति, एक सस्टेनेबल एसेट बनाने के बारे में है जो आपके लगातार वहां मौजूद रहे बिना भी चल सके और बढ़ सके।
ये असल में उद्यमशीलता की जो स्वतंत्रता होती है, जो एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम है, उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। क्या आपका मौजूदा बिजनेस एक सावधानी से डिजाइन की गई मशीन की तरह काम कर रहा है, या फिर वो एक ऐसी इमारत है जिसे लगातार मरम्मत और सहारे की जरूरत पड़ती रहती है? डैन मैटेल की किताब है बिल्ड द सिस्टम, और उसमें एक बड़े जरूरी विचार पर जोर दिया गया है। वो है एक विविड विजन, मतलब एक सुस्पष्ट, बिल्कुल जीती जागती सी तस्वीर। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये किसी बिजनेस में या किसी भी काम में स्पष्टता लाने के लिए इतना अहम क्यों है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अक्सर होता यह है कि जब रास्ता साफ नहीं दिखता तो हम उलझ जाते हैं, है ना? कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक साफ तस्वीर, एक विविड विजन, वो पूरी टीम को जैसे एक ही दिशा में खींच ले जाती है। तो फिर समझते हैं इसे, ये विविड विजन आखिर है क्या? सिर्फ गोल सेटिंग तो नहीं है ये? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, ये विविड विजन सिर्फ कुछ लक्ष्यों की लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझिए कि एक कई पन्नों का, शायद 3 से 5 पन्नों का एक डिटेल्ड दस्तावेज है, जो पूरी तरह से ये बताता है कि आपकी कंपनी, मान लीजिए, अगले 3 या 5 सालों में कैसी दिखेगी, कैसा महसूस होगा वहां काम करके, वो काम कैसे कर रही होगी, हर छोटी बड़ी चीज। अच्छा। हाँ, ये भविष्य की कामयाबी का इतना जीता जागता और आकर्षक ब्यौरा होता है कि जो भी इसे पढ़ता है वो उससे जुड़ जाता है, प्रेरित महसूस करता है। तो ये सिर्फ एक लॉजिकल प्लान नहीं, बल्कि एक तरह की भावनात्मक तस्वीर हुई भविष्य की। बिल्कुल, एकदम सही। तो इसका एक सीधा फायदा तो फिर सही लोगों को काम पर रखने में होता होगा, है ना? जब मंजिल इतनी साफ दिख रही हो तो आप वैसे ही लोगों को ढूंढेंगे जो उस मंजिल तक जाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है। ये हायरिंग के लिए एक जबरदस्त फिल्टर की तरह काम करता है। आप सिर्फ रेज्यूमे देखकर या स्किल्स देखकर हायर नहीं करते। जब आपके पास भविष्य की वो साफ तस्वीर होती है ना, तो आप उन लोगों को चुन सकते हैं जिनके अपने मूल्य, अपने सपने कंपनी के विजन से मेल खाते हो। अच्छा। जैसे जिम कॉलिंस कहते हैं ना, सही बस में सही लोगों को बिठाना, ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। ना, आप इंटरव्यू में सीधा पूछ सकते हैं, देखिए, हमारा विजन है कि हम अपनी इंडस्ट्री में सबसे इनोवेटिव बने। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब आपने कुछ नया करने के लिए पुराने तरीकों को चैलेंज किया हो? ये तो वाकई फिल्टर कर देगा। और मुझे लगता है सिर्फ नौकरी ढूंढने वालों की बात नहीं है, ये उन टॉप टैलेंट, मतलब ए प्लेयर्स को भी खींचता होगा, जो सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक मिशन ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है। ए प्लेयर्स मतलब वो लोग जो सच में फर्क लाते हैं, जो असाधारण काम करते हैं। वो सिर्फ सैलरी या पर्क के लिए काम नहीं करते, वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सही। और एक साफ प्रेरणा देने वाला विविड विजन उन्हें वो मकसद देता है। वो दिखाता है कि उनका काम क्यों मायने रखता है। इससे आपकी कंपनी सिर्फ एक ऑफिस नहीं रहती, वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां बेस्ट लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। समझ गए। अच्छा, एक और चीज जो दिमाग में आ रही है, विजन साफ होने से क्या काम सौंपने में, मतलब डेलीगेशन में भी आसानी होती है? कई लीडर्स हिचकाते हैं काम दूसरों को देने में। हाँ, बहुत बड़ा फायदा है ये, बहुत बड़ा। सोचिए, जब पूरी टीम को पता है कि हम सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, वो बड़ी तस्वीर क्या है, तो लीडर ज्यादा भरोसे के साथ जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। उन्हें माइक्रो मैनेज करने की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा। मतलब टीम को पता है कि फाइनल आउटकम क्या चाहिए। एग्जैक्टली। टीम को पता होता है कि उनसे उम्मीद क्या है और उनका छोटा सा काम भी उस बड़े लक्ष्य में कैसे फिट हो रहा है। इससे टीम में एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता आती है। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें क्या करना है और क्यों करना है ये पता होता है, तो वो कैसे करना है इसका रास्ता अक्सर खुद ही बेहतर निकाल लेते हैं। उन्हें हर छोटी बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जिससे आपने किसी को मंजिल बता दी और एक नक्शा दे दिया। अब वो रास्ता खुद तय कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर मोड़ पर बताएं कि अब बाएं मुड़ो, अब दाएं। हाँ, सही। फोकस फिर छोटे छोटे कामों पर नजर रखने से हटकर नतीजों पर आ जाता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये सब चीजें मिलकर कहीं ना कहीं कंपनी की संस्कृति, मतलब कल्चर को भी तो बनाती होंगी। ओह हाँ, निश्चित रूप से। विविड विजन एक तरह से आपकी कंपनी के मूल सिद्धांतों यानी कोर वैल्यूज की नींव रखता है, और यही वैल्यूज आपकी संस्कृति को आकार देते हैं। कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए आपका विजन है कि ग्राहक सेवा में बेस्ट बनना है, तो शायद आपकी एक कोर वैल्यू होगी ग्राहक सबसे पहले। फिर ये वैल्यू आपकी संस्कृति में दिखेगी, कैसे आप कॉल उठाते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हर चीज में। ये बताता है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ये एक साझा पहचान बनाता है, मतलब। हाँ, एक अपनेपन का एहसास,
एक कॉमन ग्राउंड, सब एक ही दिशा में देख रहे होते हैं। तो ये विविड विजन तो बहुत बड़ा हुआ, 3-5 साल का। इसे रोजमर्रा के काम से कैसे जोड़ा जाए, मतलब एक्शन में कैसे लाया जाए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। विविड विजन एक दिशा देता है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए और चीजें चाहिए। जैसे एक छोटा यादगार विजन स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे टेस्ला का है, दुनिया को स्थायी ऊर्जा की ओर ले जाने में तेजी लाना। बहुत क्लियर है। हाँ, ये तो सुना है। ये उनके हर बड़े फैसले को गाइड करता है। और फिर आते हैं छोटे तिमाही लक्ष्य, जिन्हें अक्सर OKRs कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। ये वो छोटे छोटे मापने लायक कदम होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि पूरी टीम लगातार उस बड़े विजन की तरफ बढ़ रही है। ये मील के पत्थर जैसे हैं आपकी यात्रा में। अच्छा, तो विविड विजन सबसे ऊपर, फिर शायद एक विजन स्टेटमेंट, और फिर OKRs जो एक्शन को ड्राइव करते हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक सुस्पष्ट जीवंत दृष्टिकोण यानी विविड विजन एक तरह का भरोसेमंद कंपस है जो मुश्किल फैसलों में रास्ता दिखाता है, टीम को ताकत देता है, उन्हें स्वायत्त बनाता है और बिजनेस को उसके सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की तरफ खींच कर ले जाता है। हाँ, और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, ये किसी भी टीम, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सच हो सकता है। ये वो गोंद है जो लोगों को एक साथ लाता है और एक मकसद देता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। अगर आज किसी को अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए या शायद अपनी टीम के लिए ही भविष्य की ऐसी ही एक जीती जागती तस्वीर बनानी हो, तो वो कौन से सबसे जरूरी तत्व होंगे उसमें? किन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? सोचने वाली बात। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो फाउंडर्स बिजनेस शुरू करते हैं वही आगे चलकर उसकी रफ्तार रोक देते हैं? ये एक आम प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, बहुत कॉमन है ये। तो आज हम डैन मार्टेल के आइडियाज को थोड़ा समझेंगे। उनका मानना है कि सक्सेस के लिए ऐसी टीम चाहिए जो सिस्टम चलाए, ना कि वो टीम जिसे लगातार चलाना पड़े। बिल्कुल, और आज का फोकस यही है ना कि कैसे हम सिर्फ हुक्म मानने वालों के बजाय ओनरशिप वाले लोगों को हायर करें, मतलब ऐसे लोग जो सिस्टम को अपना समझें, उसे मजबूत करें। हाँ, क्योंकि गलत लोग, जैसा मार्टेल कहते हैं, वो एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करते हैं, सिस्टम पर बोझ बन जाते हैं। सही, वो सिस्टम को चलाते नहीं, सिस्टम उन्हें चलाता है। तो ये ओनरशिप वाली बात, इसे थोड़ा और खोलते हैं। जो ट्रेडिशनल हायरिंग है उसमें हम क्या देखते हैं? स्किल्स, एक्सपीरियंस। हाँ, यही तो दिक्कत शुरू होती है। स्किल बेस्ड हायरिंग, मतलब हम देख रहे हैं कि बंदे ने पास्ट में क्या किया है। नतीजा, हमें करने वाले मिलते हैं, डूअर्स। वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, काम खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई नई सिचुएशन आई, कोई नई प्रॉब्लम, तो हाथ खड़े कर देंगे, पूछेंगे बताइए क्या करना है। बिल्कुल, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। ओनरशिप का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि उसके आउटकम की जिम्मेदारी लेना है, जैसे वो उनका अपना बिजनेस हो। और इसके उलट जो ओनरशिप बेस्ड हायरिंग से आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मालिक, ओनर्स। उनका फोकस सिर्फ काम पूरा करने पर नहीं, नतीजा लाने पर होता है। हायर करते वक्त हम उनके एटीट्यूड, उनके मोटिवेशंस और कंपनी के विजन से वो कितना जुड़ते हैं ये देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब कोई नई प्रॉब्लम आती है, वो सीधा पूछते नहीं, वो पहले सल्यूशन सोचते हैं, शायद इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम थी और ये किया। वाह, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन लेकर आते हैं। एग्जैक्टली, ये वो लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो मार्टेल का जो मूल मंत्र है, रवैया देखकर काम पर रखो, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता कि ये एक्सपीरियंस वाले को छोड़ के सिर्फ एटीट्यूड वाले को चुने? हाँ, लगता है ये ट्रेडिशनल सोच से हटकर है, पर मार्टेल का कहना है कि सही एटीट्यूड, वो सीखने की लगन, वो जुनून, वो आप सिखा नहीं सकते। स्किल सिखाई जा सकती हैं? हाँ, स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पर्सनल गोल्स और कंपनी में उनका रोल वो अलाइन होते हों। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई है जो भविष्य में अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहता है और आप उसे अपनी मार्केटिंग टीम बनाने की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। बिल्कुल, वो इंसान अंदर से मोटिवेटेड होगा कुछ कमाल का बनाने के लिए, क्योंकि वो अपने सपने के लिए भी काम कर रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन इंटरव्यू में एटीट्यूड परखना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? एक्सपीरियंस तो रेज्यूमे पर साफ दिखता है। हाँ, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। उसके लिए अलग तरीके हैं, अलग सवाल हैं, और आपने एक और जरूरी बात कही, क्लैरिटी। हाँ,
क्लैरिटी मतलब भूमिका क्या है, जिम्मेदारी क्या है। सही, क्योंकि अस्पष्टता नहीं कि क्या करना है तो कोई जिम्मेदारी कैसे लेगा। बिल्कुल। और यहीं पर डैन मार्टल के फ्रेमवर्क्स बहुत काम आते हैं। पहला है अकाउंटेबिलिटी चार्ट। अकाउंटेबिलिटी चार्ट, तो ये जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है उससे कैसे अलग है? वो तो बस बताता है कौन किसको रिपोर्ट करता है। सही कहा, वो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, पर अकाउंटेबिलिटी चार्ट फोकस करता है नतीजों पर, ओनरशिप पर, कि असल में किस काम का मालिक कौन है, किस नतीजे के लिए कौन जिम्मेदार है। अच्छा। इसे कंपनी के जो मेन फंक्शंस हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, उनके हिसाब से बनाया जाता है। पहले आप तय करते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए कौन कौन सी सीटें यानी रोल्स जरूरी हैं। ठीक है। फिर हर सीट की 3 से 5 मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं वो डिफाइन करते हैं, और उसके बाद उन सीटों के लिए सही लोगों को लाते हैं या चुनते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर सीट का सिर्फ एक ओनर होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं। वाह, ये तो रोल्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो लोग उन सीटों पर हैं वो वाकई सही फिट हैं या नहीं? यहीं पर शायद वो दूसरा टूल आता है। बिल्कुल सही। दूसरा फ्रेमवर्क है पीपल एनालाइजर। इसका मकसद है टीम मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करना, 2 पैमानों पर। 2 पैमाने? कौन से? पहला, इफेक्टिवनेस, मतलब वो अपनी भूमिका में कितने प्रभावी हैं, नतीजे ला रहे हैं या नहीं। और दूसरा, वैल्यूज, क्या वो कंपनी के जो कोर वैल्यूज हैं उनके साथ अलाइन होते हैं। ओके, इफेक्टिवनेस और वैल्यूज, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे 4 तरह के टीम मेंबर्स साफ दिखते हैं। हाई इफेक्टिवनेस, हाई वैल्यूज, ये आपके स्टार्स हैं, इन्हें रिटेन करो, चैलेंज दो, रिवॉर्ड दो, जैसे इक्विटी या प्रॉफिट शेयरिंग। गोल्डन हैंडकफ्स। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा, लो इफेक्टिवनेस, हाई वैल्यूज, ये लोग कल्चर में फिट हैं, अच्छे लोग हैं, पर शायद अपनी करंट रोल में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन्हें निकाल दें? नहीं, पहले देखें कि क्या उन्हें किसी दूसरी सीट पर मूव किया जा सकता है जहां वो ज्यादा सफल हों। अच्छा, ठीक है। तीसरा, हाई इफेक्टिवनेस, लो वैल्यूज, ये वो लोग हैं जो रिजल्ट तो लाते हैं पर शायद टीम के लिए टॉक्सिक है, वैल्यूज फॉलो नहीं करते। मार्टल इन्हें कल्चर कैंसर कहते हैं। ओह, ये खतरनाक है। बहुत। ये टैलेंटेड हो सकते हैं पर पूरी टीम का माहौल बिगाड़ देते हैं। इन्हें जल्दी जाने देना सिस्टम की हेल्थ के लिए जरूरी है। और चौथा, लो इफेक्टिवनेस, लो वैल्यूज, ये क्लियरली मिसफिट है, इन्हें सम्मान के साथ जाने देना चाहिए। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है कि कैसे ये दोनों फ्रेमवर्क, अकाउंटेबिलिटी चार्ट और पीपल एनालाइजर, मिलकर फाउंडर को फ्री करते हैं। हाँ, ताकि वो रोजमर्रा के कामों में, उस फायर फाइटिंग में ना उलझे रहें, वो बिजनेस पर काम कर सके, ना कि सिर्फ बिजनेस में। ये बाय बैक योर टाइम वाली सोच। बिल्कुल, जब सही लोग सही सीटों पर बैठकर ओनरशिप लेते हैं तो फाउंडर स्ट्रैटेजी, विजन, ग्रोथ, इन पर फोकस कर पाता है। और इसमें वो प्लेबुक बनाने वाली बात भी फिट होती है ना, हर रोल के लिए गाइड। हाँ बिल्कुल, हर रोल के लिए डिटेल्ड प्लेबुक बनाने से काम में कंसिस्टेंसी आती है, डेलीगेशन आसान होता है। कोई नया बंदा आता है तो उसे पता होता है कि क्या और कैसे करना है। ये सब सिस्टम को मजबूत करने के ही तरीके हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। सिर्फ काम करने वालों को हायर करने से आगे बढ़कर ऐसे मालिकों को ढूंढना और उन्हें एम्पावर करना जो सिस्टम को सच में ओन करें। सही कहा। और अकाउंटेबिलिटी चार्ट और पीपल एनालाइजर, इसमें बहुत पावरफुल टूल्स हैं। ये टीम बनाने और बिजनेस स्केल करने का एक ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है। बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जो हमारी मौजूदा टीम है उसमें हम लोगों को उनकी भूमिकाओं में ज्यादा ओनरशिप लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? मतलब नई हायरिंग के अलावा इंटरनली क्या छोटे बदलाव किए जा सकते हैं जो इस ओनरशिप माइंडसेट को बढ़ावा दें? कभी ऐसा महसूस होता है कि आप ही अपनी कंपनी के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। हर छोटा बड़ा सवाल, हर अप्रूवल, सब आपके पास ही आके रुक जाता है। हाँ, और अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल वही स्थिति है जिसके बारे में डैन मार्टेल अपनी किताब बिल्ड द सिस्टम में बात करते हैं। मतलब जहां फाउंडर ही जाने अनजाने में बिजनेस की तरक्की रोक देता है, एक तरह से बॉटलनेक बन जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थकाने वाला नहीं है, ये सीधे सीधे आपके बिजनेस की ग्रोथ को लिमिट कर देता है, क्योंकि सब कुछ आप पर टिका है। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कैसे डॉक्यूमेंटेशन, खासकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिनको SOPs कहते हैं, या प्लेबुक्स जैसा मार्टेल कहते हैं। हाँ, प्लेबुक्स, कैसे ये प्लेबुक्स इस जाल से निकलने
और सही मायने में थोड़ी आजादी पाने का रास्ता बन सकती हैं। सुनने में लगता है कि अरे बस चीजें लिखी तो लेनी है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, लगता तो सिंपल है, पर है नहीं। देखिए, ये प्लेबुक सिर्फ कैसे करें की लिस्ट नहीं है। असल में ये आपके दिमाग में जो बिजनेस चलाने का तरीका है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक सिस्टम में ढालने का तरीका है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ काम करवाने का मैनुअल नहीं, बल्कि बिजनेस की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने जैसा हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ज्ञान को एक व्यक्ति के दिमाग से निकालकर कंपनी की संपत्ति बनाना, ताकि वो ज्ञान हमेशा रहे, चाहे कोई आए या जाए। ओके, तो जब ये तरीके लिखे हुए होते हैं तो होता क्या है? सबसे पहला फायदा, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्लैरिटी, स्पष्टता। टीम को अंदाजा नहीं लगाना पड़ता कि काम कैसे करना है, उन्हें पता होता है। कंफ्यूजन खत्म। और फिर आता है डेलीगेशन, यानी काम सौंपना। ये अचानक बहुत बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ काम नहीं सौंप रहे, आप काम करने का तरीका भी साथ में दे रहे हैं। एग्जैक्टली आप एक पूरी प्लेबुक दे रहे हैं। देखो, ये काम है और ये रहा इसे करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमें पता है। तो आप एक लिमिट से आगे जा ही नहीं सकते। वो लिमिट आपकी अपनी क्षमता बन जाती है। लेकिन अगर सिस्टम है, प्लेबुक्स हैं, तो बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है। कम से कम रोजमर्रा के काम तो चल ही सकते हैं, और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है, कंसिस्टेंसी भी आती है। कंसिस्टेंसी कैसे? अरे जब सब लोग एक ही तरीके से एक ही प्लेबुक से काम करेंगे, तो आउटपुट भी तो एक जैसा भरोसेमंद होगा ना, चाहे राम करे या श्याम। हाँ, ये बात तो है। क्लाइंट्स को भी ये पसंद आता होगा, हर बार एक जैसा एक्सपीरियंस। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, हाँ, क्या? कि क्या इससे सब कुछ बड़ा मशीनी, बड़ा रोबोटिक नहीं हो जाएगा? क्रिएटिविटी का क्या होगा? इंप्रूवमेंट कैसे होगा अगर सब लिखा हुआ है तो? हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। कहीं ये इनोवेशन को खत्म तो नहीं कर देता? देखिए, मार्टेल का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि जब रूटीन वाले काम जो बार बार होते हैं, वो प्रोसेस से हैंडल हो जाते हैं, तो टीम का दिमाग फ्री हो जाता है। हाँ, उनके पास सोचने, बेहतर करने, कुछ नया ट्राई करने के लिए ज्यादा मेंटल स्पेस होता है। वो रोज की छोटी मोटी आग बुझाने में नहीं उलझे रहते। प्लेबुक एक फाउंडेशन है, कोई पिंजरा नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से टीम को एम्पावर करता है। उन्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। और जिम्मेदारी भी लेते हैं। और सोचिए, नए लोगों को टीम में लाना कितना आसान हो जाता है। अरे हाँ, ट्रेनिंग का आधा सिरदर्द खत्म। प्लेबुक दे दीजिए, वो पढ़कर ही काफी कुछ समझ जाएंगे। वो पहले दिन से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सही कहा। तो ये जो डॉक्यूमेंट करने का काम है, ये कोई बोरिंग एडमिन टास्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेटेजिक है, बहुत जरूरी है। ये आपको रोजमर्रा के कामों से निकालकर बिजनेस के आर्किटेक्ट वाली भूमिका में लाता है। फायर फाइटर से आर्किटेक्ट, अच्छा फ्रेज है। बिल्कुल, ताकि आप बड़े पिक्चर पर फोकस कर सकें। विजन, स्ट्रैटेजी, नए अवसर, वो काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाकी चीजें सिस्टम संभाल लेगा। तो आज की चर्चा का निचोड़ यही है कि डॉक्यूमेंटेशन यानी प्लेबुक्स बनाना दरअसल खुद को ही बॉटलनेक बनने से बचाना है। हाँ, ये आजादी की तरफ पहला कदम है। एक ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ जो आप पर नहीं, प्रोसेस पर निर्भर करता हो। और इसी से सस्टेनेबल ग्रोथ आती है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात, अगर आज सिर्फ एक काम, कोई भी एक दोहराया जाने वाला काम चुनकर उसकी एक सिंपल सी प्रोसेस लिख दी जाए, तो सिर्फ इस एक कदम से अगले हफ्ते काम करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम डैन मार्टेल के एक अहम विचार पर बात कर रहे हैं। कैसे किसी बिजनेस में जो व्यक्तिपरक भावनाएं होती हैं या अनथीन बहसें, जिसे हम ड्रामा कह सकते हैं, उसकी जगह उद्देश्यपूर्ण वेरीफाइबल डेटा को लाया जाए। हाँ, ये सिर्फ मतलब आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक तरह से बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा है। स्पष्टता और संरेखण के साथ प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का एक व्यवस्थित तरीका। बिल्कुल। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि जहां भी अस्पष्टता होती है ना, वहां ड्रामा अपने आप जगह बना लेता है। डेटा उस धुंधलके को, उस अस्पष्टता को हटा देता है। फिर टीमें अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर ध्यान दे पाती हैं। सच तो ये है कि किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को अगर आप गहराई से देखें तो अक्सर वो डेटा की ही प्रॉब्लम निकलती है। तो फिर इस डेटा बनाम ड्रामा वाले सिद्धांत को असल में लागू कैसे करते हैं? व्यवहार में ये कैसे उतरता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे है? यहीं पर KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मुख्य प्रदर्शन संकेतक काम आते हैं। KPIs? हाँ, ये इस पूरी सोच को हकीकत बनाने के साधन हैं। ये सिर्फ वो डैशबोर्ड पर चमकने वाले नंबर नहीं है, ये स्पष्टता लाने वाले औजार हैं। अच्छा। और इनके कई फायदे हैं। पहला तो है स्पष्टता और संरेखण। KPIs बिल्कुल साफ,
मापने योग्य लक्ष्य देते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए ग्राहक सहायता सुधारें, ये तो एक गोलमोल सा लक्ष्य हो गया। हाँ, अस्पष्ट है। हाँ, इसकी जगह एक विशिष्ट KPI हो सकता है, जैसे 95% ग्राहक संतुष्टि स्कोर CSAT हासिल करें और पहला प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से कम रखें। अब ये बिल्कुल साफ है। सही। सबको पता है कि मंजिल क्या है। बिल्कुल, सबको पता है कि जीत कैसी दिखेगी। और फिर प्रदर्शन का मूल्यांकन वो व्यक्तिपरक नहीं रहता। ये जरूरी है। मैनेजर की पसंद नापसंद वाला मामला हट जाता होगा। एग्जैक्टली। प्रदर्शन का आधार ठोस डेटा बन जाता है। तो बातचीत निजी राय से हटकर जैसे मुझे लगता है आप और मेहनत कर सकते हैं, वो नहीं, बल्कि डेटा आधारित कोचिंग होती है। जैसे हमारी टीम की लीड टू कन्वर्जन दर यानी पूछताछ को बिक्री में बदलने की दर पिछले महीने 10% गिरी। चलो देखते हैं डेटा क्या कहता है, क्यों हुआ ऐसा। ओके, ये एक तरह से नियमित फीडबैक का हिस्सा बन गया, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम कर रहे थे इसका अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये मीटिंग्स, स्कोर कार्ड्स, ये सब उसी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या हर चीज को नंबरों में बांधने से कहीं वो मानवीय पहलू या रचनात्मकता वो कम तो नहीं होती? टीम पर दबाव तो नहीं बनता? ये चिंता अक्सर लोग जताते हैं, पर मजे की बात है कि होता इसका उल्टा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है ना, तब तनाव और ड्रामा ज्यादा होता है। मैनेजर को क्या पसंद आएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब। हाँ, बात तो सही है। लेकिन जब आपके पास उद्देश्यपूर्ण डेटा होता है तो चर्चा मुद्दों पर केंद्रित रहती है, व्यक्तियों पर नहीं। और दूसरी बात, KPI समस्याओं को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था, अर्ली डिटेक्शन। हाँ, नियमित रूप से KPIs की निगरानी, जैसे साप्ताहिक स्कोरकार्ड मीटिंग्स में, समस्याओं को बड़ा संकट बनने से पहले ही सामने ले आती है। जैसे कोई SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर वाली, वो अपने साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करती है। हाँ। अगर उसमें अचानक गिरावट दिखे तो ये एक चेतावनी है। इससे पहले कि ग्राहक छोड़कर जाने लगे, आप वजह जानकर सुधार कर सकते हैं। और टीम की प्रेरणा का क्या? मतलब क्या ये नंबर्स और लक्ष्य वाकई लोगों को प्रेरित करते हैं? निश्चित रूप से, जब लक्ष्य बिल्कुल साफ हो और आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें, जैसे टीम मीटिंग्स में स्कोर कार्ड्स पर बात करके, तो ये बहुत शक्तिशाली प्रेरक होता है। जब टीम के सदस्य देखते हैं कि उनके काम का सीधा असर कंपनी के लक्ष्यों पर पड़ रहा है, तो वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे प्रदर्शन और सुधार का एक सकारात्मक चक्कर बनता है, एक मोमेंटम, एक गति बनती है। ये समझ आता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात फिर से सामने आ रही है। हाँ। एक लय बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन सही मैट्रिक्स चुनना, वो भी तो एक कला है। इतने सारे डेटा में से काम की चीज कैसे निकालें? कहीं ऐसा ना हो कि डेटा में ही डूब जाएं। बिल्कुल सही सवाल है और ये बहुत जरूरी है। यहाँ फोकस होना चाहिए हाई लेवरेज मैट्रिक्स पर, मतलब वो मैट्रिक्स जिनसे सबसे ज्यादा फायदा हो। हाई लेवरेज मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, तो पहले तो उन्हें पहचाने जो सीधे आपके बिजनेस लक्ष्यों से जुड़े हों। दिखावती मैट्रिक्स जैसे वेबसाइट के पेज व्यूज और कार्रवाई योग्य मैट्रिक्स जैसे डे 1 रिटेंशन रेट, इनमें फर्क करना जरूरी है। मतलब पेज व्यू से शायद सीधे बिजनेस ना बढ़े, लेकिन रिटेंशन से जरूर बढ़ सकता है। सही पकड़ा। और साथ ही लीडिंग इंडिकेटर्स पर ध्यान दें, वो मैट्रिक्स जो भविष्य की सफलता का अनुमान लगाते हैं, जैसे कितने डेमो बुक हुए। सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स पर नहीं, जो बस बताते हैं कि अतीत में क्या हुआ, जैसे कितनी डील्स क्लोज हुई। अच्छा, तो लीडिंग इंडिकेटर्स हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, वो आपको बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और पहचानने के बाद उन्हें ट्रैक करने और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? वो सिस्टम कैसे काम करता है? इसके लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। पहला, सही टूल चुने। ये सिंपल स्प्रेडशीट भी हो सकती है या कोई फैंसी डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर भी। ओके। दूसरा, एक रिपोर्टिंग ताल, एक कैडेंस स्थापित करें। मतलब नियमित मीटिंग्स का एक तय समय, साप्ताहिक, मासिक, जहां इन नंबर्स पर, स्कोर कार्ड्स पर बात हो। नियमितता जरूरी है। बहुत जरूरी। तीसरा, डेटा को सबके लिए दृश्यमान बनाएं। ऑफिस में मॉनिटर पर डैशबोर्ड हो सकता है या शेयर्ड स्कोर कार्ड्स। पारदर्शिता अहम है। फिर आता है विश्लेषण। सिर्फ क्या हुआ ये ना देखें, बल्कि क्यों हुआ ये जानने की कोशिश करें। उस जानकारी के आधार पर परिकल्पना बनाएं और फिर छोटे छोटे प्रयोग करें, जैसे लैंडिंग पेज की हेडलाइन बदलकर देखना। A/B टेस्टिंग जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और सबसे जरूरी,
इन केपीआईज और रिपोर्टिंग की लय की नियमित रूप से समीक्षा करें। बिजनेस बदलता है तो शायद आपके केपीआईज भी बदलने पड़े। ये निरंतर फीडबैक और सुधार का चक्र है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डेटा बनाम ड्रामा की सोच अपनाकर और केपीआईज को ट्रैक और अनुकूलित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली जिसमें नियमित मीटिंग्स, स्कोर कार्ड्स, फीडबैक की एक लय हो, उसे लागू करके बिजनेस अस्पष्टता को स्पष्टता से बदल सकता है। हाँ। प्रतिक्रिया को सक्रियता से और व्यक्तिपरक राय को उद्देश्यपूर्ण तथ्यों से। ये वाकई बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने जैसा है। बिल्कुल। यह एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां जवाबदेही है, पारदर्शिता है और निरंतर सुधार होता है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिजनेस को संरक्षित प्रदर्शन और गति, एक मोमेंटम देता है। ये सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य और स्पष्टता के साथ लगातार आगे बढ़ने, एक लय बनाने के बारे में है। यहां सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। किसी भी टीम या संगठन के लिए इस डेटा संचालित व्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए वो पहला सबसे प्रभावशाली कदम क्या हो सकता है जिसे अभी इसी वक्त उठाया जा सके? बहुत से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि भाई सक्सेस तो जुनून से आती है या शायद बस कड़ी मेहनत से। हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है। लेकिन डैन मार्टेल हैं, उनकी किताब है बिल्ड द सिस्टम। हाँ। वो कुछ अलग कहते हैं, थोड़ा शायद चौंकाने वाला भी। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि वो अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। हाँ, और आज हम इसी आइडिया को थोड़ा और समझने वाले हैं। खासतौर पर मार्टेल क्यों कहते हैं कि बिजनेस में इमोशंस या अंदाजों से ज्यादा डेटा पर भरोसा करो, आंकड़ों पर। अच्छा। उनका एक मंत्र है डेटा ओवर ड्रामा। डेटा ओवर ड्रामा, सही है। तो देखते हैं कि ये अंदाजे लगाना छोड़कर सिर्फ उन नंबर्स पर फोकस करना क्यों जरूरी है जो असल कहानी बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ना मार्टेल एक डैशबोर्ड या स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट लाते हैं। डैशबोर्ड जैसे गाड़ी का होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आप इसे अपने बिजनेस का समझ लीजिए कॉकपिट है या इंस्ट्रूमेंट पैनल। ओके। ये वो एक जगह है जहां बिजनेस की हेल्थ बताने वाले, मतलब वो 5 से 15 सबसे जरूरी मैट्रिक्स वो दिखते हैं। सिर्फ 5 से 15? कम लगते हैं, हाँ, लेकिन सबसे जरूरी वाले। और ये पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कोई व्यक्तिपरक भावना नहीं, जैसे मुझे लगता है सेल्स बढ़ रही है, नहीं। इसकी जगह सीधा डेटा, हम सेल्स टारगेट से 10% पीछे हैं, साफ साफ। अच्छा। इससे वो जो अंदाजों वाला ड्रामा होता है ना, इमोशनल उतार चढ़ाव, वो खत्म। मतलब अनुमान नहीं, सीधे आंकड़े। एग्जैक्टली। सिद्धांत बिल्कुल सीधा है, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे मापो। और ये डैशबोर्ड सिर्फ ये नहीं दिखाता कि पिछले महीने क्या हुआ, जैसे मान लीजिए टोटल रेवेन्यू। नहीं। मार्टेल तो अग्रणी संकेतों पर बहुत जोर देते हैं ना, लीडिंग इंडिकेटर्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि शायद कितनी नई क्वालिफाइड लीड्स आई या कितनी सेल्स कॉल्स बुक हुई। हाँ, वही। ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है? मतलब ये पीछे देखने के बजाय आगे देखने में कैसे मदद करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए ये अग्रणी संकेतक एक तरह की क्रिस्टल बॉल जैसे हैं। क्रिस्टल बॉल? अच्छा। हाँ। जो भविष्य के नतीजों का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ना कि सिर्फ ये कि हम कहाँ थे। ओके। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपकी वेबसाइट विजिट्स या डेमो रिक्वेस्ट लगातार बढ़ रही हैं, तो ये एक मजबूत संकेत है कि भविष्य में सेल्स बढ़ सकती हैं। सही बात है। इसीलिए डैशबोर्ड सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, उसे हर हफ्ते ट्रैक करना और पूरी टीम के सामने रखना भी उतना ही जरूरी है। हर हफ्ते? हाँ, हर मेट्रिक का एक वीकली टारगेट होता है और एक व्यक्ति उस नंबर के लिए जिम्मेदार होता है, अकाउंटेबल। हर हफ्ते ट्रैकिंग और हर नंबर के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। ये सुनने में थोड़ा दबाव वाला लग सकता है। प्रेशर कुकर जैसा माहौल तो नहीं बन जाता? नहीं, यही तो सिस्टम की खूबसूरती है। अच्छा। हर हफ्ते जो लीडरशिप मीटिंग होती है ना, उसमें स्कोर कार्ड रिव्यू के लिए सिर्फ 5 मिनट रखे जाते हैं। बस 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट। हर लीडर बस ये बताता है कि उनका नंबर टारगेट पर है, ऑन ट्रैक या नहीं, ऑफ ट्रैक। ओके, दैट्स इट, बात खत्म। ओके। तो अगर ऑफ ट्रैक है तो फिर क्या होता है? अगर कोई नंबर ऑफ ट्रैक है तो उस पर उंगली नहीं उठाई जाती, कोई बहानेबाजी नहीं। फोकस तुरंत प्रॉब्लम की जड़ पहचानने पर चला जाता है और टीम मिलकर उसे सुलझाने पर काम करती है। अच्छा। ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेज और एकदम ट्रांसपेरेंट है।
तो जो दिक्कतें शायद महीनों तक छिपी रहती, हाँ, कई बार होता है ऐसा, वो अब कुछ ही दिनों में पकड़ में आ जाती हैं और उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो ये जो आंकड़ों पर आधारित सिस्टम है, ये जवाबदेही तो लाता है, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि ये डर का माहौल नहीं बनाता। ये बैलेंस कैसे बनता है? क्योंकि अक्सर जहां नंबर ट्रैक होते हैं वहां लोग गलतियां छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन यहाँ ये बैलेंस आता है ऑब्जेक्टिविटी से, वस्तुनिष्ठता से। ऑब्जेक्टिविटी? हाँ, कैसे? देखिए, स्कोर कार्ड तो झूठ नहीं बोलता, है ना? नंबर या तो टारगेट पर है या नहीं है, इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन या पसंद नापसंद की जगह ही नहीं है। बात तो सही है। और जब ये बिल्कुल साफ होता है कि फोकस किसकी गलती है पर नहीं, बल्कि समस्या क्या है और इसे कैसे सुलझाएं पर है, तो इससे एक तरह की साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा? हाँ, एक ऐसा माहौल जहां टीम के लोग बिना किसी डर के खुलकर अपनी चुनौतियां बता सकते हैं या मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ गड़बड़ हुई। ओके। लोग मदद मांगने में हिचकिचाते नहीं। यहीं पर वो डेटा ओवर ड्रामा वाला सिद्धांत काम आता है। आंकड़े भावनाओं पर हावी हो जाते हैं और इससे बिजनेस ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनता है, ज्यादा स्थिर। उस अफरा तफरी के बिल्कुल उलट जो अक्सर सिस्टम ना होने की वजह से होती है, जहां परफॉर्मेंस का कुछ पता नहीं चलता। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर बिजनेस में हम अंदाजों और भावनाओं की जगह लगातार ट्रैक किए गए ऑब्जेक्टिव डेटा को दें, हाँ, जैसे डैशबोर्ड और स्कोर कार्ड के जरिए, तो इससे ना सिर्फ परफॉर्मेंस सुधरती है बल्कि एक ज्यादा अनुमानित और जवाबदेह माहौल भी बनता है। बिल्कुल। ये असल में आंकड़ों को अपनी कहानी खुद कहने देने जैसा है, बजाय इसके कि हम अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहें। सही कहा, नंबर्स को बोलने दें। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, सिर्फ बिजनेस मैट्रिक्स से हटकर सोचें तो जिंदगी के और कौन से ऐसे पहलू हैं जहां शायद इमोशनल रिएक्शन के बजाय ऑब्जेक्टिव डेटा या तथ्यों को रास्ता दिखाने से शायद बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। आज हम डैन मार्टेल की किताब बिल्ड द सिस्टम, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इसमें एक बड़ा सवाल है, कैसे ऑटोमेशन मतलब स्वचालन हमारे काम करने के तरीके को बदल सकता है, खासकर समय बचाने और जो काम में उलझन होती है उसे कम करने में। तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी कि कैसे हम वो काम पहचानें जो बार बार होते हैं और उन्हें तकनीक से बदल दें। बिल्कुल। और मार्टेल का नजरिया इसमें काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ऑटोमेशन सिर्फ समय बचाने का टूल नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक तरह का मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर कैसे? हाँ, मतलब ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करें। इससे काम में स्थिरता आती है, गलतियां कम होती हैं और सबसे जरूरी जो टीम की दिमागी ताकत है, मतलब इंटेलेक्चुअल कैपिटल, वो बड़े कामों के लिए फ्री हो जाती है। सही कहा। तो चलिए इसी को थोड़ा और खंगालते हैं। मेन मकसद तो यही समझना है कि कैसे टेक्नोलॉजी ये दोहराव वाले काम संभाले ताकि हम लोग मतलब इंसान स्ट्रैटेजी और नई सोच वाले कामों पर ध्यान दे सकें। बिल्कुल। तो पहला सवाल, शुरुआत कैसे करें? कैसे पहचानें कि भाई कौन से काम ऑटोमेट किए जा सकते हैं? मार्टेल का सुझाव है कि अपने काम के अंदर ना एक जासूस बन जाइए। जासूस? अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे काम ढूंढिए जो एक तो बहुत ज्यादा दोहराव वाले हों, हाईली रेपिटेटिव। जैसे रोज या हर हफ्ते होने वाले काम। मान लीजिए नए क्लाइंट को बार बार वही वेलकम ईमेल भेजना या हर हफ्ते हाथ से रिपोर्ट बनाना, डेटा कॉपी पेस्ट करना। सीधा सा हिसाब है। अगर किसी काम को एक सिंपल चेकलिस्ट में लिख सकते हैं तो शायद उसे ऑटोमेट किया जा सकता है। हाँ, मतलब जिसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस करते जाना है। ठीक है। और दूसरा, वो काम जो नियम आधारित हों, रूल बेस्ड। मतलब अगर कोई काम साफ अगर ये तो वो वाले लॉजिक पर चलता है जिसमें इंसान के फैसले की बहुत बारीक जरूरत ना हो। कोई उदाहरण देंगे इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने सपोर्ट टिकट भेजा, तो सिस्टम अपने आप पे कंफर्मेशन ईमेल भेज दे और टिकट सीधा सपोर्ट टीम को चला जाए। सिंपल। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, वो काम जो टाइम कंज्यूमिंग हो, बहुत समय लेते हो। अगर आप अपना या अपनी टीम का समय ट्रैक करें तो अक्सर पता चलता है कि कुछ गिने चुने दोहराव वाले काम ही ज्यादातर वक्त ले रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। कई बार छोटे छोटे काम बहुत टाइम ले लेते हैं और शायद वो काम भी जिनमें गलती होने का डर रहता है, जैसे मैनुअल डेटा एंट्री वगैरह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चौथा पॉइंट यही है, मानवीय त्रुटि की संभावना, प्रोन टू ह्यूमन एरर। मैनुअल डेटा एंट्री हो या जानकारी कॉपी पेस्ट करना, इसमें गलतियां हो सकती हैं, होती भी हैं। ऑटोमेशन यहां ना सिर्फ समय बचाता है बल्कि काम एकदम सटीक होता है हर बार। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो गए पहचानने के, दोहराव वाले, नियम आधारित, समय लेने वाले और जिनमें गलती हो सकती है।
पर इतने सारे कामों में से शुरुआत कहाँ से करें? क्या मार्टर कुछ खास एरिया बताते हैं जहां पहले फोकस करना चाहिए, जहां जल्दी रिजल्ट दिखे? हाँ बिल्कुल, वो कुछ प्रमुख क्षेत्रों से शुरुआत करने की सलाह देते हैं जहां क्विक विन्स मिल सकें। पहला है ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स और एम्प्लॉइज दोनों की? हाँ, दोनों की। सोचिए, नए क्लाइंट आए तो वेलकम ईमेल अपने आप चले जाएं, उनके सॉफ्टवेयर अकाउंट बन जाएं, जरूरी ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाए, या क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजना, इनवॉइस बनाना, उनके लिए एक शेयर्ड फोल्डर तैयार करना, ये सब ऑटोमेट हो सकता है। हाँ, ऑनबोर्डिंग में तो वाकई बहुत सारे छोटे छोटे दोहराव वाले काम होते हैं, और इसे ऑटोमेट करने से शायद क्लाइंट या एम्प्लॉई का पहला अनुभव भी बेहतर होता होगा। निश्चित रूप से। फिर दूसरा एरिया है फॉलोअप। फॉलोअप सेल्स वाला? सेल्स लीड्स के लिए ऑटोमेटेड ईमेल भेजना या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डेडलाइन पास आने पर रिमाइंडर भेजना। ऑटोमेशन ये पक्का करता है कि कोई जरूरी चीज छूटे ना। और शेड्यूलिंग तो आजकल काफी कॉमन है। बिल्कुल। तीसरा एरिया वही है, शेड्यूलिंग। मीटिंग्स के लिए कैलेंडरली जैसे टूल का इस्तेमाल करना, या सोशल मीडिया पोस्ट को बफर जैसे टूल से पहले से शेड्यूल कर देना। ये तो बहुत समय बचाता है। हाँ, ये तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। और मार्केटिंग और फाइनेंस में वहां भी तो बहुत गुंजाइश होगी। बहुत ज्यादा। मार्केटिंग में जैसे लीड्स को उनके इंटरेस्ट या व्यवहार के हिसाब से अलग करना, और फिर टारगेटेड कैंपेन्स भेजना, या एनालिटिक्स रिपोर्ट का ऑटोमेटिक बनना। और फाइनेंस में जैसे रिकरिंग इनवॉइस सेट करना, या खर्चे ट्रैक करने के लिए एक्सपेंसिफाई जैसे टूल का इस्तेमाल करना। ये सब एडमिन काम आसान कर देते हैं। यहीं पर ना बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं रह जाता। बिल्कुल। ये तो काम को बेहतर तरीके से करने के बारे में है। ऑटोमेशन से टीम को उन उबाऊ कामों से फुर्सत मिलती है ताकि वो उन चीजों पर ध्यान दे सकें जहां सच में इंसानी दिमाग की जरूरत है, जैसे सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना, कुछ नया करना। सार यही है कि अगर ऑटोमेशन को सोच समझकर अपनाया जाए तो हम ज्यादा कुशल, मतलब एफिशिएंट, और आसानी से बढ़ने वाला, स्केलेबल काम का माहौल बना सकते हैं, और शायद ज्यादा संतोषजनक भी। सलाह यही है कि छोटे कामों से शुरू करें, टीम को साथ लें, और जो शुरू में सफलता मिले उसे सेलिब्रेट करें। तो आखिर में ये सब किस लिए? निचोड़ क्या है? यही कि ऑटोमेशन इंसानी क्षमता को फ्री करता है उन कामों के लिए जो असल में मायने रखते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाना, नए आइडिया लाना और अच्छे रिश्ते बनाना, है ना? बिल्कुल। ये मशीनी काम मशीनों पर छोड़ने जैसा है, ताकि इंसान वो करे जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। और इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। अपने रोज के काम देखिए, ऐसा कौन सा एक दोहराव वाला काम है जिसे अगर आज आप ऑटोमेट कर दें तो कल आपके पास सोचने और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे ज्यादा समय निकलेगा। बस ये सोचिएगा। आज हम डैन मार्टेल की किताब बिल्ड द सिस्टम पर बात कर रहे हैं। कई उद्यमी अब देखिए, खासकर जब उनका बिजनेस बढ़ने लगता है तो काम का बोझ, थकान, इससे जूझते हैं। हाँ बिल्कुल। और मार्टेल इसी का हल बताते हैं, डेलीगेशन, मतलब काम सौंपना। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, उतना है नहीं। सही कहा। और यही मार्टेल एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। सिर्फ काम सौंपना, टास्क डेलीगेशन, और नतीजा सौंपना, यानी आउटकम डेलीगेशन। अच्छा, टास्क वर्सेस आउटकम। हाँ, सुनने में शायद छोटा लगे, पर असल में यही वो अंतर है जो किसी को सही मायने में एम्पावर करने, और जिसे मार्टेल डंपिंग कहते हैं, मतलब बस काम किसी और पे डाल देना, उसके बीच का फर्क है। और ये समझना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि सही डेलीगेशन से ही तो लीडर्स अपनी असल क्षमता, मतलब एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो शायद उनके बिना भी चले। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले ये डंपिंग, ये क्या बला है? देखिए, डंपिंग वो है जब आप किसी को काम तो दे देते हैं, पर बिना जरूरी कॉन्टेक्स्ट के या साफ दिशा निर्देश के, या फिर उस काम को करने के अधिकार के बिना। सोचिए, जैसे आपने अपने असिस्टेंट से कहा, अरे वो सेल्स रिपोर्ट बना देना। अब कौन सी सेल्स, किस टाइम पीरियड की, फॉर्मेट क्या होगा, है ना? तो नतीजा क्या होगा? या तो वो बार बार पूछेगा या कुछ भी बना देगा। बिल्कुल। या तो वो बार बार सवाल पूछेगा, या फिर अपने अंदाजे से कुछ बनाकर देगा जो शायद आपके किसी काम का ना हो। अरे यार, मतलब डंपिंग से तो काम कम होने के बजाय बढ़ गया। और इसके नुकसान क्या क्या हैं फिर? नुकसान कई हैं। पहला तो जैसा मैंने कहा, ये माइक्रो मैनेजमेंट को बढ़ाता है। क्योंकि आपने नतीजा साफ नहीं किया ना, तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही काम पर नजर रखेंगे। हाँ, चेक करते रहेंगे बार बार। बिल्कुल। जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट है तो उसे बार बार चेक करना या कैप्शन बदलना, तो डेलीगेशन का जो पूरा मकसद था वो तो फेल हो गया। सही बात है। दूसरा, जैसा हमने कहा,
काम की क्वालिटी खराब मिलती है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, टीम का मनोबल गिरता है। अच्छा। हाँ, जब लोगों को बिना पूरी जानकारी या जिम्मेदारी के काम मिलता है ना, तो उन्हें लगता है कि वो बस हुक्म मानने वाले हैं, टीम का कोई जरूरी हिस्सा नहीं। वैल्यूड महसूस नहीं करते। बिल्कुल। और आखिर में लीडर खुद ही बॉटलनेक बन जाता है, क्योंकि हर छोटा बड़ा सवाल घूम फिरकर उसी के पास वापस आता है। तो साफ है भाई, ये डंपिंग तो एक तरह का जाल है, इससे तो बचना ही चाहिए। फिर सही रास्ता क्या है? मतलब वो तरीका जो सच में लीडर को थोड़ा फ्री करे। वो है परिणाम केंद्रित डेलीगेशन, आउटकम फोकस्ड डेलीगेशन। यहाँ आप सिर्फ काम नहीं दे रहे, आप एक साफ तौर पर बताया हुआ नतीजा सौंप रहे हैं। नतीजा सौंपना। हाँ, आप बताते हैं कि क्या हासिल करना है, क्यों करना है, ये जरूरी है, और सफलता दिखेगी कैसे। फिर आप जरूरी संसाधन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मार्टेल इसे अक्सर प्लेबुक कहते हैं। ओके, प्लेबुक। और सबसे जरूरी बात, आप टीम को ये तय करने की पूरी आजादी देते हैं कि उस नतीजे तक कैसे पहुंचना है। अच्छा, तो फोकस कैसे पर नहीं, क्या पर है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब आप कंट्रोल छोड़ रहे हैं थोड़ा। बिल्कुल सही। मान लीजिए आप नतीजा सौंपते हैं कि अगले क्वार्टर तक जो हमारा कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स टाइम है, उसे औसतन 1 घंटे से कम करना है। अब टीम खुद सोचेगी कि ये कैसे करना है। हाँ, चाहे नया सॉफ्टवेयर लाएं या प्रोसेस बदलें। एग्जैक्टली। शायद वो नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें या प्रोसेस बदले या कुछ और नया तरीका निकालें। इससे उनमें ओनरशिप आती है, मतलब जिम्मेदारी की भावना जगती है। वो ज्यादा जवाबदेह बनते हैं और अक्सर नए बेहतर आइडियाज लेकर आते हैं। यही है सच्ची ओनरशिप ट्रांसफर करना, सिर्फ काम नहीं बल्कि उस नतीजे की पूरी जिम्मेदारी देना। और मार्टेल ने इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए एक रिप्लेसमेंट लैडर का भी जिक्र किया है अपनी किताब में। ये क्या चीज है? हाँ, वो एक तरह का रोड मैप जैसा है। ये दिखाता है कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किस तरह के काम सौंप सकते हैं ताकि आप अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस कर सकें। ओके, एक स्ट्रक्चर है मतलब। हाँ, एक स्ट्रक्चर। इसके कुछ लेवल्स हैं, जैसे पहले एडमिन वाले काम सौंपें, फिर डिलीवरी से जुड़े, फिर मार्केटिंग, सेल्स और आखिर में लीडरशिप लेवल के कुछ काम भी। ये एक सीढ़ी जैसा मॉडल है जो दिखाता है कि पहले कौन से कम महत्व के रूटीन काम सौंपें ताकि आप धीरे धीरे बड़े स्ट्रेटेजिक कामों के लिए वक्त निकाल सकें। और ये सब करने से, मतलब सही तरीके से डेलीगेट करने से लीडर को क्या फायदा होता है? वो कहाँ पहुंचता है? हाँ, तो ये सब लीडर को उसके जोन ऑफ जीनियस की तरफ ले जाता है। जोन ऑफ जीनियस यानी वो काम जो सिर्फ वही सबसे अच्छा कर सकता है, जिसमें शायद उसे मजा भी आता है और जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, जैसे कंपनी का विजन तय करना, बड़ी स्ट्रैटेजी बनाना या जो मुख्य क्लाइंट्स या पार्टनर्स हैं उनसे रिश्ते बनाना। तो जब आप प्रभावी ढंग से डेलीगेट करते हैं तो आप इन हाई लीवरेज कामों के लिए वक्त निकाल पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि असली डेलीगेशन सिर्फ काम बांट देना नहीं है, ये तो है दूसरों को सशक्त बनाना, उन्हें नतीजों की जिम्मेदारी देना, एम्पावर करना। निश्चित रूप से। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। देखिए, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां आप नतीजों को डेलीगेट कर सकें, ये सिर्फ आपकी अपनी एफिशिएंसी, आपकी कार्यक्षमता बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये असल में एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो आपके बिना भी चल सके, फल फूल सके, जो आपको, लीडर को, असली आजादी दे। सही बात। तो सोचने वाली बात यह है शायद हर लीडर के लिए कि वो पहला कौन सा नतीजा है, कौन सा आउटकम है जिसे आप सच में किसी और को सौंप सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। हाँ, आज हम डैन मार्टेल की किताब बिल्ड द सिस्टम के एक बड़े अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि व्यवसायों को तेजी से बड़ा होना चाहिए या पहले अपनी व्यवस्थाएं, अपने सिस्टम्स दुरुस्त करने चाहिए। हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। अक्सर लगता है कि तेज रफ्तार ही सब कुछ है, पर मार्टेल कहते हैं कि भाई बिना नींव के विस्तार ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत आम दुविधा है, जैसा आपने कहा। मार्टेल का तर्क है कि ये क्रिएटिविटी या तेजी को रोकना नहीं है, अच्छा, बल्कि एक मजबूत आधार बनाना है। उनका एक कोट है, आप अव्यवस्था से बाहर निकलते हैं, अव्यवस्था में नहीं जाते। मतलब शुरुआती जो अफरा तफरी होती है उससे निकलकर एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना है, न कि जल्दबाजी में विस्तार करके और ज्यादा तनाव और गड़बड़ी पैदा करना। तो इसका मतलब है कि विस्तार के लिए वाकई तैयार होने का एक पैमाना है, ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं है। मार्टेल ने कुछ शर्तें बताई हैं।
है ना? बिल्कुल। उन्होंने 4 मुख्य चीजें बताई हैं। ये दिखाती हैं कि कोई बिजनेस बिना बिखरे, बिना तनाव बढ़ाए विस्तार के लिए तैयार है या नहीं। क्या है वो? पहली है प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो कुछ संस्थापक के दिमाग में है, जो सीक्रेट सॉस है, उसे बाहर निकालना, कागज पर लाना। पर क्या इससे लचीलापन खत्म नहीं होता? ये एक आम चिंता है, सही कहा आपने। लेकिन मार्टेल मानते हैं कि जब तक मुख्य प्रक्रियाएं, जैसे मान लीजिए ग्राहक कैसे लाएं, नए कर्मचारी को कैसे सिखाएं, सर्विस कैसे दें, ये सब लिखी ना हो, तब तक बिजनेस संस्थापक पर ही अटका रहता है। अच्छा। लिखा होने से क्या होता है? नए लोग जल्दी काम सीखते हैं, ग्राहकों को एक जैसा कंसिस्टेंट अनुभव मिलता है, और सबसे बड़ी बात, संस्थापक रोजमर्रा की आग बुझाने से निकलकर बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे पाता है। तो असल में ये तनाव कम करता है, बढ़ाता नहीं। ठीक है, ये बात समझ आती है। दूसरी शर्त क्या है? शायद पैसों से जुड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरी जरूरत है एक स्पष्ट वित्तीय समझ। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि पैसा आ रहा है, आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। नंबर्स मतलब एक ग्राहक को पाने में कितना खर्च आता है, जिसे CAC कहते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। फिर उस ग्राहक से आपको जीवन भर में कितनी कमाई होगी, LTV, लाइफ टाइम वैल्यू, और हर बिक्री पर असल मुनाफा कितना है। और नकदी प्रवाह, कैश फ्लो का क्या? अक्सर सुनते हैं कंपनियां मुनाफे में होते हुए भी डूब जाती हैं। हाँ, वही बात है। नकदी प्रवाह का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यानी हिसाब रखना कि व्यापार में पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है। विस्तार में काफी नकद लगता है, पैसा चाहिए होता है। भले ही आप कागज पर मुनाफा कमा रहे हो, अगर ये आंकड़े मजबूत नहीं तो विस्तार से सिर्फ घाटा बढ़ेगा और तनाव भी। तो प्रक्रियाएं हो गई, पैसे का हिसाब हो गया। तीसरी शर्त? तीसरा है एक भरोसेमंद विकास इंजन, ग्रोथ इंजन। विकास इंजन? हाँ, यानी नए ग्राहक लाने का एक ऐसा तरीका जो बार बार काम करे और जिसका अंदाजा लगाया जा सके। ये सिर्फ एक बार की कामयाबी या किस्मत की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे पता हो कि अगर हम X करेंगे तो लगभग Y ग्राहक मिलेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल। जैसे कंटेंट मार्केटिंग से हर महीने कितने लीड्स आएंगे, या विज्ञापनों पर हर 100 रुपए खर्च करने पर कितना राजस्व मिलेगा। ये परखा हुआ होना चाहिए और मापने लायक होना चाहिए। इसके बिना विस्तार करना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, बहुत जोखिम भरा और तनावपूर्ण। और आखिरी शर्त? ये लोगों के बारे में होगी शायद? हाँ, चौथी शर्त है सही लोग सही भूमिकाओं में। राइट पीपल इन द राइट सीट्स। मार्टेल इसे जवाबदेही चार्ट यानी अकाउंटेबिलिटी चार्ट से जोड़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी चार्ट? ये ऑर्ग चार्ट जैसा नहीं है? उससे थोड़ा अलग है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कौन किसे रिपोर्ट करता है, बल्कि ये तय करता है कि हर मुख्य काम के नतीजे के लिए कौन एक व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदार है। फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अच्छा, जिम्मेदारी तय करना। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ संस्थापक के भरोसे नहीं, बल्कि एक सक्षम टीम के नेतृत्व में चल सकती है। और ये जाहिर है संस्थापक का बोझ बहुत कम करता है। तो ये चारों शर्तें मिलकर वो मजबूत नींव बनाती हैं। हाँ, है ना, जो संस्थापक को रोजमर्रा के कामों से निकालकर रणनीति पर ध्यान देने देती हैं। हाँ। और ये मार्टेल की उस बात से जुड़ता है कि अव्यवस्था से बाहर निकलो, जो स्टार्टअप की फेक इट टिल यू मेक इट वाली सोच से काफी अलग लगता है। हाँ, ये उस सोच को चुनौती देता है। देखिए, शुरुआती अव्यवस्था शायद जरूरी हो, पर उसमें फंसे रहना घातक है। समय से पहले विस्तार के कई उदाहरण हैं जहां व्यवस्था की कमी, सिस्टम की कमी भारी पड़ी। जैसे क्रम्स बेक शॉप, याद है? उन्होंने तेजी से दुकानें खोली, पर एक ही उत्पाद कपकेक पर टिके रहे और प्रक्रियाएं नहीं बनाई, ऑनलाइन नहीं गए। ट्रेंड बदला और वो खत्म हो गए। हाँ, याद आया। और होमजॉय का भी उदाहरण है शायद, वो घर की सफाई वाली कंपनी। बिल्कुल। होमजॉय ने भारी छूट देकर ग्राहक तो बना लिए और कई शहरों में फैल भी गए, लेकिन अंदरूनी सिस्टम नहीं बनाया। न ग्राहक रुके, न सफाई कर्मी। और वीवर्क, उसका क्या? वीवर्क का मामला तो और भी बड़ा है। बेतहाशा विस्तार, पैसों की बर्बादी, मुनाफे पर कोई ध्यान नहीं। इन सब मामलों में अगर उन्होंने पहले एक बाजार में मॉडल को साबित किया होता, वित्तीय नियंत्रण रखा होता, प्रक्रियाएं बनाई होती, मतलब व्यवस्था पर ध्यान दिया होता, तो शायद नतीजा कुछ और होता। उन्होंने तनाव और अव्यवस्था में विस्तार किया, सिस्टम पर नहीं। तो सार यही निकलता है कि तेजी से बढ़ने का लालच अपनी जगह है, लेकिन टिकाऊ और कम तनाव वाली सफलता
वो धैर्य और व्यवस्थित योजना से ही मिलती है। पहले सिस्टम, फिर विस्तार। सही कहा। मजबूत नींव होगी तभी इमारत टिकेगी। दस्तावेजीकृत प्रक्रियाएं, ठोस वित्तीय मॉडल, भरोसेमंद विकास इंजन और सही टीम, यही वो स्तंभ हैं जिन पर सफल और सबसे जरूरी तनाव मुक्त विस्तार खड़ा होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या कोई भी बिजनेस इस तरह से बन रहा है कि वो संस्थापक के हर छोटी चीज में शामिल हुए बिना भी फल फूल सके? विचार करने लायक सवाल है। आज हम डैन मार्टल की किताब बाय बैक योर टाइम पर बात कर रहे हैं, अपना समय वापस खरीदना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? लेकिन ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ना वो हसल कल्चर, मतलब लगातार बस कड़ी मेहनत करते रहने की सोच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। मार्टेल इसी सोच को बदलने का एक रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिससे बिजनेस तो बढ़े ही, साथ में जिंदगी में थोड़ी आज़ादी, थोड़ा सुकून भी आए। और इसका जो कोर आइडिया है वो है बाय बैक प्रिंसिपल, और इसे लागू करने का तरीका है एक साइकिल, एक लूप, ऑडिट, ट्रांसफर, फिल। आज हम इसी लूप को थोड़ा खोलकर समझेंगे। तो पहला कदम है ऑडिट। ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि भाई आपका समय जा कहाँ रहा है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि कौन सा काम आपकी एनर्जी लेता है और कौन सा देता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसके लिए मार्टेल कहते हैं कि आप बस एक हफ्ता अपने हर काम का हिसाब रखो। क्या किया, कितना टाइम लगा, और सबसे जरूरी, उसे एनर्जी के स्केल पर रेटिंग दो। मान लीजिए 1 से 5 तक। 1 मतलब जो काम आपको बिल्कुल निचोड़ दे, और 5 मतलब जिससे आपको मजा आए, एनर्जी मिले। अच्छा, और इसी में वो बायबैक रेट वाली बात भी आती है, वो क्या है? जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। बायबैक रेट मतलब वो रेट जिसके नीचे अगर किसी काम को आउटसोर्स किया जा सकता है तो वो काम आपको खुद नहीं करना चाहिए। इसे निकालने का तरीका भी सीधा है। अपनी जो भी सालाना आमदनी है उसे साल के काम के घंटों से भाग दीजिए। आमतौर पर लोग 2000 घंटे मानते हैं। ओके। ये जो रकम आई, ये हुई आपकी 1 घंटे की कमाई, आपकी इफेक्टिव आवरली रेट। अब आपका बायबैक रेट इसका बस 1/4 है। 1/4? क्यों? क्योंकि अगर कोई काम इस रेट या इससे कम में कोई और कर सकता है तो उसे खुद करना मतलब आप असल में अपना महंगा समय उस सस्ते काम पर लगा रहे हैं। वो महंगा सौदा है आपके लिए। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है, अपने समय की कीमत ऐसे देखना। ठीक है, तो रेट पता चल गया, एनर्जी लेवल पता चल गया। अब ये कैसे तय करें कि क्या सौंपना है? यहीं पर ड्रिप मैट्रिक्स काम आता है, DRIP। ये कामों को 4 कैटेगरी में डालता है। डी मतलब डेलीगेशन, वो काम जिनका असर कम है और जो आपकी एनर्जी चूसते हैं, जैसे ईमेल सॉर्ट करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना। इनको तो फौरन किसी और को दे देना चाहिए। आर है रिप्लेसमेंट। ये काम जरूरी तो है, शायद असर भी ज्यादा हो, पर आपकी एनर्जी लेते हैं, जैसे रूटीन वाली टीम मीटिंग्स या कुछ क्लाइंट्स जिनसे डील करना थका देता है। इन्हें भी सौंपना है। ठीक है, डी और आर सौंपने के लिए हो गए। फिर आई और पी? हाँ, आई है इन्वेस्टमेंट। ये वो काम है जिनका शायद अभी तुरंत बड़ा असर न दिखे, पर ये आपको एनर्जी देते हैं, जैसे कुछ नया सीखना, नेटवर्किंग करना, सोचना, प्लानिंग करना। ये फ्यूचर के लिए जरूरी है। और पी? पी है प्रोडक्शन। ये आपका जोन ऑफ जीनियस है, वो काम जिनका असर भी बहुत ज्यादा है और जो आपको एनर्जी भी देते हैं, जैसे कोई नया बड़ा आइडिया लाना, बड़ी सेल्स डील क्लोज करना। यहीं पर आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है। ये तो बहुत क्लियर फ्रेमवर्क लग रहा है। ऑडिट हो गया, ड्रिप से पता चल गया क्या सौंपना है। अब आता है ट्रांसफर, काम सौंपना। यहीं पे तो अक्सर लोग अटकते हैं ना, वो डर रहता है कि काम ठीक से होगा या नहीं। बिल्कुल, और ये सोचना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता या मुझे 100% परफेक्शन चाहिए। मार्टेल कहते हैं 80% नतीजे पर खुश होना सीखिए। 80%? हाँ, सोचिए, अगर कोई और आपका 80% काम कर दे तो आपका 100% टाइम और एनर्जी बच गई ना। उस बचे हुए टाइम में आप कितना कुछ और कर सकते हैं। बात तो सही है, पर ये ट्रांसफर करे कैसे ठीक से? इसके लिए मार्टेल 2 बढ़िया तरीके बताते हैं। पहला है कैमकॉर्डर मेथड, मतलब अगली बार जब आप वो काम करें जो सौंपना है तो बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें या खुद का वीडियो बना लें और साथ साथ समझाते जाएं कि क्या और कैसे कर रहे हैं। अच्छा, इससे एक तरह की ट्रेनिंग गाइड बन जाएगी। एग्जैक्टली। और दूसरा तरीका है प्लेबुक्स बनाना, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखित गाइड जिसमें चेकलिस्ट हो, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका क्या हल है, सब लिखा हो। और हायरिंग के लिए भी एक सिस्टम है।
पहले पार्ट टाइम वर्चुअल असिस्टेंट रखो डी कामों के लिए, फिर जैसे जैसे जरूरत बढ़े जनरल काम करने वाले, फिर स्पेशलिस्ट और आखिर में लीडरशिप लेवल के लोग। समझ गए। ऑडिट ट्रांसफर। अब लूप का आखिरी हिस्सा फिल। जो समय खाली हुआ उसका क्या करना है, कहीं वो फिर से फालतू के कामों में न चला जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है और यहीं लोग फिसल जाते हैं। खाली समय एक वैक्यूम की तरह होता है। अगर आपने उसे सोच समझकर भरा नहीं तो वो अपने आप छोटी मोटी गैर जरूरी चीजों से भर जाएगा। तो फिर उसे भरें कैसे, मतलब क्या करें उस खाली समय में? उस खाली समय को जानबूझकर इंटेंशनली भरना है। किस चीज से? अपने DRIP मैट्रिक्स के P और I वाले कामों से, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट वाले कामों से। अपना एक आइडियल हफ्ता या परफेक्ट वीक डिजाइन करें, उसमें पहले से ही इन जरूरी कामों के लिए टाइम ब्लॉक करें और अपने 10x विजन पे काम करें। मतलब वो बड़े लक्ष्य जो आपके बिजनेस और आपकी लाइफ को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये ऑडिट ट्रांसफर फिल लूप सिर्फ काम दूसरों को देना नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम बनाने जैसा है जिससे आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय वापस पा सके। बिल्कुल, और इसका सीधा नतीजा होता है कम स्ट्रेस, बर्नआउट से बचाव और एक ऐसा बिजनेस जो आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो, जो स्केल कर सके। आखिर मकसद तो यही है ना कि बिजनेस आपकी लाइफ को सपोर्ट करे, ना कि आपकी पूरी लाइफ ही बिजनेस बन जाए। सही कहा। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आप अभी अपनी ऑडिट लिस्ट देखें तो वो पहला छोटा सा, शायद बोरिंग या थकाने वाला डी काम कौन सा है जिसे आप फौरन किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं?